हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए गाइस, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी सिंपल चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है गाइस। अगर मैं बात करूँ तो आज ही की क्लास में स्टार्ट होके ना आज ही ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी हम उसे थोड़ी सी इज्जत दे के 2 दिन में ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, एंड दैट इज़ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होता क्या है मेरे बच्चों, कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज अपनी बुक्स बनाती हैं साल के लास्ट में 31 मार्च को वो बैलेंस शीट बनाती हैं, अपना एसपीएल बनाती हैं, और जब वो अपना एसपीएल और बैलेंस शीट वगैरह बना लेती हैं तो दे हैव टू कंपेयर। जैसे कि मान लो रिलायंस अपना डेटा किसके साथ कंपेयर करेगी? टाटा के साथ। तो रिलायंस और टाटा का कंपैरिजन होने के लिए हमें एक स्टेटमेंट चाहिए। या फिर मान लो हमारी कोई एबीसी लिमिटेड है, वो एबीसी लिमिटेड अपना 2020-21 का कंपैरिजन करती है किससे? 21-22 से। तो 20-21 का कंपैरिजन 21-22 से जो किया जाएगा दैट इज ऑल्सो अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हमारा चैप्टर है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं मेरे बच्चों? द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू नो इट वेरी वेल। बैलेंस शीट, एसपीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास में जब पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस शीट और एसपीएल बनानी सीखनी है, वो भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंपैरेटिव होता क्या है गाइस? कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपैरेटिव का मतलब क्या है? कंपेयर करना। अब कंपेयर इज विद व्हाट? किसके साथ कंपेयर करूं? तो बेटा कंपैरिजन जो होता है हमारा, तो वो कंपैरिजन क्या है मेरे बच्चों? कंपैरिजन होता है या तो अपने ही 1 साल का दूसरे साल से, या तो अपने ही 1 साल का दूसरे साल से कंपैरिजन किया जाता है, या फिर गाइस अपना कंपैरिजन किसी और बिजनेस के साथ किया जाता है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसेस फॉर कंपेयरिंग 2 or more years or for comparing the 2 businesses। समझ आ रही है बात? In which first of all we calculate the absolute change and then we calculate the percentage change। हम 2 तरीके के चेंज कैलकुलेट करते हैं बेटा, एक करते हैं एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा करते हैं परसेंटेज चेंज। मैम आपने ये इंग्लिश में क्या बोल दिया? आइए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप बनाते हो पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा, प्लीज देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या लिखते हैं गाइस? कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, जिसकी भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो। जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, तो यू विल बी राइटिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप एज एट डैश, जो भी आपका ईयर होगा वो लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब नाउ यू हैव टू मेक द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट गाइस, और आप सबको पता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनता है। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम इतना बड़ा क्यों बना दिया? अभी पता चलेगा गाइस। ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या बनता है? नोट नंबर। नोट नंबर के बाद करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये चीज। यहाँ तक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बोलो हाँ या ना भाई? ये तो सबको पता ना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है मेरे बच्चों? यहाँ पर 2 कॉलम्स और ऐड हो जाते हैं। कितने कॉलम्स ऐड हो जाते हैं? 2 कॉलम्स और ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखेंगे। दिस विल बी योर पर्टिकुलर्स, दिस विल बी योर नोट नंबर। अब आपने जो बैलेंस शीट में फॉर्मेट पढ़ा था दैट वाज करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर, but in comparative statement first of all you will be writing the previous year then thereafter current year। याद रखना है पहले कौन सा ईयर आएगा मेरे बच्चों? प्रीवियस ईयर, और फिर आएगा हमारा करंट ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी आपको पता था। अब इसके बाद यहाँ पर जो 2 कॉलम्स बने हैं गाइस, वो 2 कॉलम्स में यहाँ पर आएगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या नाम है गाइस? एब्सोल्यूट चेंज। और यहाँ पर बोला जाता है परसेंटेज चेंज। क्या बोला जाता है गाइस? परसेंटेज चेंज।
तो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विच यू विल बी प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद प्रीवियस ईयर, देन देयर आफ्टर करंट ईयर। उसके बाद दो कॉलम्स एड ऑन करे गए, कौन कौन से? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट चेंज एंड हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज चेंज, फॉर दैट लुक अप ऑन द बोर्ड एंड सी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल गाइज। ये हमारा ए है, सॉरी ये हमारा प्रीवियस ईयर को मान लिया हमने ए, लेट इट आउट एज ए। करंट ईयर को हमने मान लिया गाइज क्या? बी। अब एब्सोल्यूट चेंज विल बी C is equals to CY minus PY, that will be B minus A। मतलब आप करंट ईयर की फिगर में से प्रीवियस ईयर की फिगर माइनस करके बताएंगे कि एक्चुअल में चेंज कितना आया। भाई अगर पिछले साल मान लो मेरी शेयर कैपिटल 5 लाख थी और इस साल मेरी शेयर कैपिटल हो गई 8 लाख रुपए, तो शब्द क्या हुआ? 8 लाख माइनस 5 लाख, 3 लाख रुपए क्या हो गई? वो इंक्रीज प्लस हो गई। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे? 3 लाख। समझ आया? मान लीजिए ये वैल्यू थी 5 लाख, ये वैल्यू थी 8 लाख, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 3 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? एब्सोल्यूट चेंज विल बी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्लियर टू यू ऑल? ऑल राइट। व्हाट विल बी योर परसेंटेज चेंज? तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है गाइज एब्सोल्यूट चेंज divided by previous year multiply with 100। क्या फॉर्मूला है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ऐसा क्यों? बिकॉज वी हैव टू टेक अ बेस। गाइज हमें पढ़ाई करने के लिए, हमें कंपैरिजन करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? एक बेस लेना पड़ता है। अब मैं कह रही हूँ मैं दो बच्चों को कंपेयर कर रही हूँ, तो किस चीज पे कंपेयर कर रही हूँ? हाइट के बेसिस पर, मार्क्स के बेसिस पर, वेट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर मैं किस चीज पे कंपैरिजन कर रही हूँ? तो इसी तरीके से कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वी हैव टू टेक अ बेस, फॉर विच हमने कौन सा बेस लिया गाइस? प्रीवियस ईयर की फिगर्स को हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे वी कैन राइट परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू सी अपॉन, बताओ अपॉन में प्रीवियस ईयर क्या है? ए, तो सी अपॉन ए मल्टीप्लाई विद 100। ये भी आप इसी में एड ऑन करके लिख के छोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि ये हमारा एक्चुअल में इस तरीके से आया है। समझ आ रही है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है गाइस? देखिएगा प्लीज, सी अपॉन ए। इस तरीके से आपकी बनती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सेम यही पैटर्न होता है कंपैरेटिव एसपीएल का। अगर आपको कंपैरेटिव एसपीएल बनाने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ पे नाम आ जाएगा कंपैरेटिव एसपीएल ऑफ डैश, कंपनी का नाम, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर से हो। क्लियर टू यू ऑल पीपल? बट द मेन पॉइंट इज, for making out the comparative balance sheet, you should know the format of balance sheet. जब तक आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं है कि ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट आता है, नीचे एसेट्स पार्ट आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 3 हेडिंग्स होती है, 4 होती है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, फिर उसमें भी शॉर्ट फॉर्म एसआरएम, एलडॉल, एस्टॉस। अगर ये सब आपको याद नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, यू कांट अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नहीं कर सकते, क्योंकि जब फॉर्मेट ही नहीं याद तो भाई साहब, जब तुम्हें बैलेंस शीट ही नहीं याद तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहाँ से बनाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए फॉर दिस बुक ऑफ 20 मार्क्स यू नीड टू रिवाइज योर बैलेंस शीट एंड एसपीएल एंड इट शुड बी ऑन योर टिप्स। वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी आपकी ये पूरी की पूरी किताब 20 नंबर आपको पूरे दे के जाएगी। सीरियसली बता रही हूँ, इजी बुक है, थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर 1 महीने में आपको 20 नंबर मिल रहे हैं या 1.25 महीने में आपको 20 नंबर मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है गाइस। और ये 20 नंबर आपको, आपका मोरल बहुत बूस्टअप करेंगे एग्जाम में, इसलिए प्लीज फोकस। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक्चुअल में कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब समझ आ गया? जब हम 2 साल में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि पिछले साल से इस साल में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो एब्सोल्यूट चेंज का जो रिजल्ट आता है संचित, वो आता है या तो इंक्रीज या
डिक्रीज। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी शब्द तो वो इंक्रीज कर गया। मान लें यहाँ पे 5 लाख से वैल्यू रह जाती, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 लाख, तो अब मेरी ये क्या हो गया बताओ, नेगेटिव ना, तो माइनस की लाख को आप क्या करोगे मेरे बच्चों, यू शुड बी यूजिंग अ ब्रैकेट फॉर माइनस की फिगर। तो वो ब्रैकेट आपका शो करेगा कि ब्रैकेट का मतलब है कि वो हमारा क्या है, दैट इज अ डिक्रीज इन वैल्यू। तो जब भी नेगेटिव फिगर आएगी तो उसकी परसेंटेज भी जब निकलेगी ना, सुनो मेरी बात, जब उसकी परसेंटेज भी निकलेगी तो वो भी किस में लिखेगी, निकलेगी नेगेटिव, ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब क्या है, डिक्रीज, कम होना, क्योंकि आपका कोई भी कंपैरिजन या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा। आप कह सकते हैं मैम 0 हो सकता है, मान लो वैल्यू 5 लाख और 5 लाख ही रही तो कोई चेंज ही नहीं आया। समझ आ रही है बात, क्लियर टू यू ऑल पीपल? अच्छे से कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी समझ आया सबको? चलिए आपके सामने फटाफट से ओपन करेंगे पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 59 क्वेश्चन 1। एग्जाम में 3 मार्क्स में मिल सकता है कंपैरेटिव या कॉमन साइज, एक चैप्टर है जो हम नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। तो आज हम कंपैरेटिव पे फोकस कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसका एसपीएल कवर अप करके फिर कॉमन साइज करेंगे, और अगर आज ही टाइम बचा तो हम इसका आज ही एसपीएल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एवरीबडी, और व्हाट योर क्वेश्चन इज आस्किंग, देखो जरा, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। आपने क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ Y limited. So first of all you will be writing like this, look at the board everybody, comparative balance sheet of Y limited। कोई दिक्कत तो नहीं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, या मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, रुको बहुत ज्यादा ब्लू 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 हो गया ना आपके लिए। यहाँ पर आइए और देखिएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, सिमिलर आ गया, ऑफ Y लिमिटेड। आइए गाइस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, और ध्यान से देखेंगे वाई लिमिटेड में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टेल मी फॉर द ईयर एंडेड, लुक एट द बोर्ड, और एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बता रही हूँ। आपकी बुक देखिए प्लीज, बुक में आपको 2 डेट्स दे रखी हैं, एक 31 मार्च 2017 और एक 31 मार्च 2016। अब होता क्या है पेपर में, पेपर में आपको यही समझ नहीं आता प्रीवियस ईयर कौन सा और करंट ईयर कौन सा, और जल्दबाजी में आप क्या करते हो, स्विच कर देते हो। मतलब यू विल बी राइटिंग द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर का कॉलम, और करंट ईयर की फिगर्स जल्दबाजी में कहाँ लिख देते हो, प्रीवियस ईयर में। इसलिए प्लीज फोकस, बहुत ध्यान से देखना है कौन सी मेरी प्रीवियस ईयर की फिगर है, कौन सी मेरी करंट ईयर की फिगर है। जैसे मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 ईयर्स दे रखे हैं मुझे, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17, तो मैं यहाँ पर एज एट में देखिए लिखूंगी 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2016, दोनों ईयर्स लिखे जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, और उसमें एज एट दोनों ईयर्स लिखे जाएंगे। अब व्हाट यू विल बी डूइंग इज, लुक एट द बोर्ड एवरीबडी एंड स्टॉप राइटिंग प्लीज। पहले प्लीज आप लोग समझ लीजिए गाइज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मेरा प्रीवियस ईयर है और ये जो मेरा करंट ईयर है, इसे मैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर नहीं लिखूंगी, अब मैं वो ईयर लिखूंगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ध्यान से आपको एग्जाम में क्या करना है, व्हेन यू विल बी हैविंग योर क्वेश्चन इन हैंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन पीवाई और सीवाई इन योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में पेंसिल आपके हाथ में होगी, पेन आपके हाथ में होगा, छोटा सा पीवाई और सीवाई आपको बुक पे ही लिख देना है, आपको मतलब क्वेश्चन पे ही लिख देना है ताकि आपसे गलती ना हो। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है मुझे बताओ, पहले प्रीवियस आएगा ना 31 मार्च 2016, तो आपको याद रखना है कि मुझे इस वाले कॉलम में लिखना है 31 मार्च 2016 पहले प्रीवियस ईयर, और फिर 31 मार्च 2017 फिर मेरा कौन सा ईयर, 2017 करंट ईयर। जब आप फिगर्स लिखेंगे तब भी आपको याद रखना है 16 की 16 में, 17 की 17 में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है एग्जाम्स में आप गलती से स्विच करके पूरा क्वेश्चन उल्टा कर देते हो और नंबर मिलता है 0। तो इसलिए फोकस रखना है, ठीक है गाइस। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट नाउ। अब हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हमारा पहला पार्ट कौन सा होता है मुझे बताओ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट। तो आप यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखो मेरे बच्चों। सबसे पहले आप यहां पर लिख दोगे क्या,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। गाइज इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में सबसे पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी हमने? शेयर होल्डर्स फंड। अब आपको पता चलेगा कि अगर हमें बैलेंस शीट ही नहीं आती तो वी कांट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। समझ आ रही है? क्योंकि आपको रॉ डेटा दे दिया गाइस। आपको क्या दे दिया? रॉ डेटा दे रखा है। अब रॉ डेटा को यार यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बैलेंस शीट फॉर्मेट, तो यू शुड नो द बैलेंस शीट का फॉर्मेट। समझ आ रही है? तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हेडिंग क्या थी? शेयर होल्डर्स फंड। हाँ बिल्कुल सही। अब यहां पर शेयर होल्डर्स फंड में भी क्या था बेटा? यस। अब शेयर होल्डर्स फंड में भी आपकी क्या थी? सब हेडिंग थी SRM। एस से शेयर कैपिटल, R से रिजर्व्स एंड सरप्लस, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वेल डन गाइस। अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन है आप वो सिर्फ वही लिखोगे, सब कुछ नहीं लिखना। जैसे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले मुझे शेयर कैपिटल तो लिखा ही दिख रहा है, तो मैं यहां पर शेयर कैपिटल लिखूंगी। अमाउंट हम ना बाद में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर हम साथ साथ लिखने की कोशिश करते हैं तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। समझ आ रही है? तो इसीलिए आप अमाउंट बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला रिजर्व्स एंड, क्वेश्चन में देख लो लिखा हुआ है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि बोर्ड नहीं पूछता। CBSE सेकंड हेडिंग को नहीं पूछता गाइस। थर्ड हेडिंग क्या थी? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? LDOL। अब LDOL को दिमाग में घुमाओ। सबसे पहले L से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चेक करो क्वेश्चन में है क्या? हाँ है। D से डेफर्ड टैक्स नहीं पूछता। O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और आखिरी L से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम सेकंड हेडिंग लिख देंगे। कौन सी मेरे बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में ये तो हमारी क्या हो गई गाइस? ये तो हमारी हो गई हेडिंग। अब इस हेडिंग में सब हेडिंग कौन सी जाएगी बताइए? यस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बिल्कुल सही। आखिरी हेडिंग बताइए? करंट लायबिलिटीज। और मेरे बच्चों करंट लायबिलिटीज में वेरी गुड STOS। शॉर्ट फॉर्म दिमाग में चलनी चाहिए STOS। S से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लुक इनटू योर बुक एंड चेक, क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है? सीधा करंट लायबिलिटी है। और इसने तो मौज कर दी यार, STOS सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इसके आगे सीधा लिख देंगे। डन गाइस। अब यहां पर व्हाट यू हैव टू डू इज, अब यू हैव टू गिव द टोटल। यहां पर हमें क्या देना है? टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये आ जाएगा आपका टोटल का कॉलम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और गाइस कैन यू टेल मी, यहां टोटल के बाद मेरे पास तो यहां स्पेस खत्म हो गया, बट आप इसके नीचे क्या बनाएंगे बताइए? एसेट्स पार्ट, जो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने वाली हूं। समझ आ रही है? अब आप चाहो तो ये अमाउंट्स लिख दो पहले। चलो पहले इस पेज पे अमाउंट्स फिल कराओ। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे 2017 की फिगर आगे लिखी है, 2016 की फिगर पीछे लिखी है। तो शेयर कैपिटल 2016 बताओ 20, दूसरी कितनी है? करेक्ट, तो ये आ गया 20 और इधर 25। नेक्स्ट देखो रिजर्व्स। रिजर्व्स यहाँ 36 और यहाँ 40। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9 और 12। करंट लायबिलिटीज 15 और 12। डन एवरीबॉडी? फटाफट से इसे टोटल करो। ये देखो 80 और 89। और ये क्या है बेटा? चेक करो, क्वेश्चन में लिखा है आपकी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर फिगर्स इन लैक्स। चेक करो लिखा है ना, तो यहां पर आपको भी मेंशन करना पड़ेगा गाइस। आइए यहां पर आपको भी मेंशन करना पड़ेगा। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, बाद में लिख लेना तुम लोग। यहां पर आपको भी मेंशन करना पड़ेगा रुपीज इन लैख, ताकि पढ़ने वाले को पता रहे कि ये 25 या 20 रुपए नहीं है। दिस इज 20 lakhs, दिस इज 25 lakhs। अब बार बार यू विल बी राइटिंग 5 0 आगे, वो तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम ना।
बार बार आप लाख में 5 जीरो ऐड करोगे। समझ आ रहा है सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब कैसे करना है? लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी। कुछ भी नहीं है। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा बताओ? सी वाई माइनस पी वाई। 25 माइनस 20 प्लस का 5, 40 माइनस 36 प्लस का 4, 12 माइनस 9 प्लस का 3, 12 माइनस 15 माइनस का 3, तो माइनस का 3 विल बी लाइक दिस। डन एवरीबॉडी? ठीक है जी। यहां पर आ गया 9। व्हाट विल बी योर परसेंटेज? लुक एट द बोर्ड, हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग इट। पहले मेंशन करके दिखाएंगे भाई, मेंशन करके बता एब्सोल्यूट चेंज की फिगर क्या है? 5 डिवाइडेड बाय कौन सी, 25 या 20? 20, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर की फिगर लेनी है। प्रीवियस ईयर मेरे लिए 2016 है गाइस। तो 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई विद 100। समझ आया? कितना परसेंट आ गया? 25%। नेक्स्ट भी लिख के दिखाओ एक बार, नेक्स्ट और लिख के दिखाओ। 4 डिवाइडेड बाय व्हाट? प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। 4 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई विद 100 कितना आ रहा है बताइए? 11.1%। डन एवरीबॉडी? अब आपको बार बार ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख के दिखाओ। 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, सीधा मल्टीप्लाई करके सीधी परसेंटेज लिखनी है। कितनी आएगी बताओ? 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई विद 100, 33.33। आप 1 डेसिमल तक भी लिख के आ सकते हैं, 2 डेसिमल तक भी लिख सकते हैं। 2 डेसिमल ज्यादा बेटर है। ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। ये बताओ 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई विद 100, 20। पॉजिटिव 20 और नेगेटिव 20? नेगेटिव 20। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी राइटिंग लाइक दिस। अगर यहां ब्रैकेट नहीं लगाया तो आधा नंबर खचाक कट जाएगा, इसलिए याद रखना। अगर नेगेटिव है तो यू हैव टू राइट इट इन द ब्रैकेट। अब ये गाइस देखो, ये 80 था, ये 89 था। अब आप इसे प्लस माइनस करने मत बैठ जाना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस। इसे निकालो, 9 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100। समझ आ रही है? इसे डायरेक्टली ऐसे करना है, 9 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100। डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग दिस प्लस 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 माइनस। करके देख लो बाद में, वो अलग बात है, बट पहले आप इसे ऐसे लिखोगे। 9 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100, बताइए कितना आएगा गाइस? 11 प्लीज चेक। आप जो बोल रहे हैं मैं वो लिख रही हूं, चेक करिए यही है या नहीं। हाँ जी, सॉरी सर, एब्सोल्यूट चेंज क्या है? प्रीवियस ईयर की फिगर कौन सी है? 80। तो एब्सोल्यूट चेंज 9 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। डन एवरीबॉडी? क्लियर टू यू ऑल पीपल? दिस इज योर हाफ ऑफ द बैलेंस शीट गाइस। ये कितनी बैलेंस शीट है आपकी? आधी। अब आप इसका क्या करोगे बताओ? इसकी आधी बैलेंस शीट और बनाओगे। अब आधी बैलेंस शीट कैसे बनेगी भाई? ये कंटिन्यू हो गई, ये यहाँ पर हमारा नोट नंबर आ गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। आपका तो उसी में ही नीचे जाना है ना। यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। सबसे पहले कौन सी साइड शुरू हो रही है बताओ? एसेट्स पार्ट। अब एसेट्स पार्ट में भी 2 हेडिंग्स थी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सबसे पहले कौन सी लिखूं? नॉन करंट एसेट्स। बिल्कुल, नॉन करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म सोचिए। वेरी नाइस, पिंड लो। अब नॉन करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि मैम ये थी, पिंड लो। पीआई से क्या था याद करो? वेरी नाइस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल। और ये एक लौती ऐसी सब हेडिंग है जिसके सब पार्ट्स भी हैं, है ना? हाँ जी। तो यहां पर क्या लिखेंगे बताइए? पूरा का पूरा नाम लिखेंगे आप गाइस, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड
इक्विपमेंट्स एंड, और गाइस अगर इतना लिख के छोड़ दिया तो नंबर जाएंगे कट, क्योंकि इसका सब पार्ट आएगा और सब पार्ट में क्या है, दो है। एक है पीपीई जो पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस बेटा बताइए, और दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दोनों चीजें मेंशन्ड है। अगर आपने दोनों टोटल करके क्लब करके लिख दिया तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड बिकॉज शेड्यूल 3 हैज प्रिस्क्राइब्ड यू द फॉलोइंग फॉर्मेट, तो यू हैव टू फॉलो इट। ये हमारे क्या है, इसके सब पार्ट्स हैं। डन एवरीबॉडी, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए प्लीज पीपीई की वैल्यू बताइए कितनी कितनी है। कर दी गलती, कर दी ना गलती, यहां आते आते यही पेपर में करके आते हो, 50-40 लिख के नंबर कटवा देते हो। गाइज याद रखो दिस इज योर 31 मार्च 16 और ये 31 मार्च 17, तो 17 की फिगर 17 में, 16 की फिगर 16 में। इंटेंजिबल एसेट्स 10-10, वेरी नाइस। इसके अलावा पीआई खत्म हो गया, एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। गाइज प्लीज चेक whether the question has given you the investments or not. Yes, investments is written at at second number। देखिए investments लिखा है। अब बच्चे का क्वेश्चन दिमाग में आता है, यार investments were of two types, non current and current, what I have to take now। भाई इन्वेस्टमेंट दो तरीके की थी, नॉन करंट और करंट, तो यहाँ तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, मैं क्या मानूं। हमेशा आप इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट मानेंगे। सेम इसी तरीके से जो भी लोन्स एंड एडवांसेस होंगे उन्हें हमेशा लॉन्ग टर्म मानोगे। अगर डिबेंचर्स लिखा है उन्हें हमेशा लॉन्ग टर्म मानोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डालोगे। मतलब जब तक वो आपको नहीं बताता इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस या बोरोइंग्स, तो आप उसे हमेशा मोर देन 1 ईयर कंसीडर करेंगे। इफ क्वेश्चन विल बी स्पेसिफाइंग कि भाई मेरे डिबेंचर अगले 3 महीने में रिडीम हो जाएंगे, तब आप उसे क्या मानोगे, करंट। समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। आप करंट सिर्फ तब मानोगे जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, अदरवाइज आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे ऑनलाइन, ऑलवेज नॉन करंट। क्लियर टू यू पीपल। तो यहां पर अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखी थी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को क्या कंसीडर किया जाएगा, नॉन करंट, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा मेरे बच्चों नॉन करंट investments। Can you tell me the amounts? 5 और 9, बिल्कुल सही। PIND deferred tax assets नहीं पूछता। L long term loans and advances। Please check loans and advances given है क्या, नहीं। other नहीं है। इसके बाद दूसरी कौन सी थी बताइए, current assets। करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म बताइए प्लीज। करेक्ट, CITCSO, सी से करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नहीं ना, नहीं है। आई से इन्वेंट्रीज, चेक करो इन्वेंट्रीज हैं, यस, तो लिख दो भाई, जो है वो तो लिखोगे ना। इन्वेंट्रीज कितनी, 20 और 18, वेरी नाइस। CIT ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स कुछ है, चेक करो, नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या दे रखा है प्लीज चेक, यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज गिवन इन एग्जाम। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पर आप लिख देंगे कैश एंड, कितना है बताइए, 5 और 2। और एक बात और बताओ, क्या यहां पर हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, नहीं। क्या हमारा कोई और अदर लिखा है, अदर करंट एसेट कुछ भी मेंशन्ड है, नहीं। सिर्फ इतनी सारी चीजें हैं तो फटाफट से इसका क्या कर दो, टोटल। अब इसका टोटल देखो, वही आना चाहिए जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का आया, जब भी तो बैलेंस शीट मैच होगी, अदरवाइज बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्या आ रहा है आप लोगों का, और सेम आ रहा होगा मेरे बच्चों 80 और यहाँ पर 89। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इज देयर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड्स। इजी है, बट कब इजी है, व्हेन यू नो द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं पता तो थल्ले थल्ले, बट अगर इफ यू नो द बैलेंस शीट का फॉर्मेट
तो बल्ले ही बल्ले, 3 नंबर 4 नंबर तुम्हारी जेब में। समझ आया? समझ आई बात? फटाफट से इसे कंप्लीट कर लीजिए। एब्सोल्यूट चेंज बताओ गाइस, एब्सोल्यूट चेंज और ये परसेंटेज चेंज तुम्हें पता है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा गाइस बताइए प्लीज। 50 माइनस 40 दैट विल बी 10, 10 माइनस 10 अरे 0। ऐसे भी लिख सकते हो, नील भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस गाइस। 0 भी ऑप्शन है, ठीक। चलिए 9 माइनस 5 4, 18 माइनस 20 माइनस का 2, याद रखेंगे इट विल बी इन ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाया आधा नंबर जाएगा। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस का 3 मैम, इट शुड बी इन द ब्रैकेट, दिस विल बी 9। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंफ्यूजन? फटाफट से टेल मी द परसेंटेज गाइस। 10 अपॉन संचित विल टेल अस 10 अपॉन व्हाट संचित? करेक्ट, 10 अपॉन 40 मल्टीप्लाई विद 100 कितना आ गया? 25%। ये 0 आ गया। 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद 100 80%। माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 10%। 3 डिवाइडेड बाय 5 60, वो भी हाँ। ये सॉल्व करो, दिस विल बी 11.25 था। यस, दिस इज योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेपर में ये तो तब करोगे ना जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा। बच्चा कहता है मैम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी सच्ची 1% है। आपकी आप नॉलेज तो जज करता है, डू यू नो द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और नॉट, पता भी है या नहीं है? तो दे विल बी चेकिंग योर व्हाट, दे विल बी चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स कि वेदर यू नो योर बैलेंस शीट की नॉलेज है या नहीं है ना? नॉलेज चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात। समझ आ रही है बात? क्लियर टू यू ऑल पीपल? यू हैव टू राइट इट इन योर रजिस्टर्स, आई विल बी चेकिंग इट। एंड गाइज बहुत ध्यान से, इससे सिमिलर ये जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें ना फॉर्मेट बना हुआ है आपकी बुक्स में। जो क्वेश्चंस हैं 2 to 6 इज योर होमवर्क फॉर टुडे, और इन दैट ऑलरेडी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हैज बीन मेड बाय द क्वेश्चन। तो मेनली आपको करना क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।